So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह एंड यू आर वाचिंग बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट है यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इसमें जो आपकी यूनिट 5 है। आज हम अपनी इस वीडियो में यूनिट 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिट 5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से ये पार्ट सेकेंड वाली वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यूनिट 5 में बेसिकली आपको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए इन चारों चैप्टर्स का एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आखिर हमें इन चारों चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जिनसे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं चैप्टर 2 के बारे में, तो वो है नाभिकीय खतरे और मानव स्वास्थ्य जोखिम। तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आखिर नाभिकीय ऊर्जा क्या है और नाभिकीय ऊर्जा से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा से हमें विद्युत की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लिया जाता है इसके खतरों के बारे में कि नाभिकीय ऊर्जा के खतरों के बारे में भी बताओ। तो जैसा कि आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा के समय ज़रा सी भी गड़बड़ी होती है तो उससे रेडिएशन फैलती है जो कि मानव और पर्यावरण दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होती है, दोनों के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है। और कई बार हमसे सजेशन भी मांग लिया जाता है कि क्या भारत को नाभिकीय ऊर्जा का यूज़ करना चाहिए, क्या भारत को नाभिकीय ऊर्जा पर निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर आप सीधा से लिखोगे कि हाँ, भारत को भी नाभिकीय ऊर्जा पर निवेश करना चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक, जिससे कि उसमें ज़रा सी भी गड़बड़ी ना हो, जिससे रेडिएशन ना फैले, ठीक है। अब अगर हम बात करें चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है ठोस अपशिष्ट, तो इसमें बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि जो कचरा क्या होता है यानी कि वेस्ट क्या होता है, ठीक है। और वेस्ट का हम किस तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से। और जैसा कि आपको पता होगा कि वेस्ट के प्रबंधन की 3 विधियाँ होती है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो ये इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है प्रदूषण, ठीक है। तो इससे बेसिकली यहाँ पर इसमें 3 टॉपिक के बारे में बात की गई है प्रदूषण के। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो इसमें जो ध्वनि प्रदूषण है उसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण क्या है और इससे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके निवारण के लिए सुझाव बताएं, उपाय बताएं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण के बारे में, तो इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल प्रदूषण के निवारण के लिए सुझाव बताएं, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी गंदी हो गई है, उसे उसके क्या क्या कारण है और उसे साफ़ करने के लिए उपाय बताएं, ठीक है। और अब अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के बारे में, तो इसमें यही पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण क्या है। और वायु प्रदूषण के 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है पहला प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पूछ लिया जाता है कि वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है, ठीक है, और उसके निवारण को बताओ। तो बेसिकली यही सभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो कुछ टॉपिक्स हैं मैंने इस वाली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 की वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देख लेना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। 2015 के पेपर में पूछा गया था ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। सिंपल सा पूछ लिया गया था इस पर टिप्पणी लिखने के लिए। 2018 के पेपर में पूछा गया था अपशिष्ट प्रबंध 3R, इसे हम 3R के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ठीक है। तो इसे हम 3R के नाम से भी जानते हैं। सिद्धांत पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रभावशाली अपशिष्ट प्रबंध में अपशिष्ट के प्रति एक आधारभूत प्रक्रिया मानी जाती है, किंतु भारत में इसका न्यूनतम अभ्यास है, ठीक है। भारत में इसका जो अभ्यास है काफ़ी कम है। अब 2017 के पेपर में कैसे पूछा गया था, अपने विद्यालय के स्तर पर, ठीक है, स्कूल लेवल पे भी ये पूछ सकता है, अपने विद्यालय के स्तर पर ठोस अपशिष्ट का आप निपटारा किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए उपाय सुझाइए, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण। तो आखिर सबसे पहले ये होता क्या है, ठोस अपशिष्ट उन तत्वों को कहते हैं जो प्रयोग के बाद निरर्थक और बेकार हो जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, डिब्बे, बोतल,
टूटा कांच, प्लास्टिक के डिब्बे, ठीक है, राख आदि। इन ठोस अपशिष्टों की उचित डंपिंग और निवारण करना आवश्यक है, वरना ये पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। अब ठोस अपशिष्ट के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि खनन से उत्पन्न अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका से उत्पन्न अपशिष्ट, पैकिंग अपशिष्ट, मानव अपशिष्ट, जंतु अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि, ठीक है। इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि ठोस अपशिष्ट का हम प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत अपशिष्ट और कचरे के संग्रहण, समुचित डंपिंग, स्थलारोपण, उनके भली भांति निपटान और दहन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इसका हम निवारण किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इन कचरों को हम जला सकते हैं जो जलने लायक है, ठीक है, या फिर उन्हें धरती के अंदर गड्ढे में दफना दिया जाता है, ठीक है, जिनसे ठोस का अपशिष्ट का प्रबंध किया जाता है। और विकसित देशों में कचरे को एकत्रित करने तथा निपटाने के लिए स्वचालित मशीनें हैं, वहाँ पर क्या है, मशीनें हैं। और भारत जैसे देशों में नगरों में कचरा अपशिष्ट संग्रह करने की व्यवस्था बहुत कम है, ठीक है, लेकिन है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी इन अपशिष्टों को एकत्रित कर ट्रक और लॉरियों में भरकर उन्हें डंपिंग में डंप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे देश में, भारत में क्या है कि ये कर्मचारियों द्वारा किया जाता है, और वो भी ट्रक और लॉरियों के माध्यम से उसमें सामान, जो कूड़ा कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसे लेके डंपिंग उसकी की जाती है, ठीक है। कचरों के निपटान की प्रक्रिया में निम्न को सम्मिलित किया जाता है: अपशिष्ट पदार्थों की विविध छटाई और उनका समुचित वर्गीकरण, ठीक है। जितने भी वेस्ट है उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि अगर जो अज्वलनशील यानी कि जो न जलने योग्य हो, ठीक है, अपशिष्ट को समुचित डंपिंग स्थलों पर डंप किया जाता है, ठीक है। और जो ज्वलनशील है उसे जला दिया जाता है, ठीक है, उसे दहन किया जाता है। ठोस अपशिष्टों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कंपोस्ट लायक जैव पदार्थ, अज्वलनशील ठोस पदार्थ जैसे लोहा, टीन और लकड़ी, ठीक है। अब हम इसके 3R के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इसके द्वारा हम किस तरीके से ठोस अपशिष्ट का प्रबंध कर सकते हैं। तो इसके जो 3R है उसमें है कमी, पुनरुपयोग और पुनर्चालन। जैसे कि रिड्यूस, रिजर्व और रिसाइकल इसे कहा जाता है, जो अपशिष्ट प्रबंध के सिद्धांत हैं। अब पहला है रिड्यूस यानी कम करना। कम करने का अर्थ है जितना हो सके अपशिष्ट को उतना ही कम करना। इसके अनुसार उद्देश्य यह है कि बिना आवश्यकता वाले वस्तुओं का उपयोग न किया जाए। समाज का उद्देश्य कम अपशिष्ट होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, जितना का यूज़ हो उतना ही यूज़ करो। अपशिष्ट ना उत्पन्न हो यह संभव नहीं है, यानी कि कचरा ना हो ये संभव नहीं है, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं, ठीक है, कम करने का प्रयास कर सकते हैं। कचरा तो होगा लेकिन हम क्या कोशिश करेंगे इसे कम करने की। उदाहरण के लिए अत्यधिक पैकेजिंग वाले उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्उपयोग। पुनर्उपयोग का अर्थ है बेकार वस्तुओं को प्रौद्योगिकी वस्तुओं में बदलना, ठीक है, जो कि बेकार हो चुकी है अब उन्हें उसमें थोड़े से मॉडिफाई करके प्रौद्योगिकी वस्तुओं में बदल देते हैं। विकसित राष्ट्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अपशिष्ट से प्राप्त औद्योगिक अपशिष्ट रसायनों का पुनर्उपयोग किया जाता है। एक उद्योग का अपशिष्ट अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का कार्य करता है। अब इसका एग्जांपल लें तो कपड़ों को, कातरों को कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि के प्रभाव, ठीक है। जो सामान्य प्रभाव है कि ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ापन, नींद में व्यवधानता, ठीक है, आदि उत्पन्न होती है, और जिससे सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है, यानी कि लड़ाई झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। अब सेकंड पॉइंट है स्वर्ण संबंधित प्रभाव। इसके अंतर्गत विभिन्न तीव्रता वाली ध्वनि तथा शोर के कारण मनुष्य के श्रवण क्रियाविधि को अस्थायी तथा साधारण क्षति पहुँचती है। और स्थायी क्षति कभी कभी उच्च तीव्रता वाले शोर का कानों का इतना प्रभाव पड़ता है जिससे कि जो मनुष्य है उसकी जो सुनने की क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में, तो उच्च स्तरीय ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य और जानवरों में व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे खींच, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन,
ठीक है, आदि और थकान आदि उत्पन्न होते हैं। दीर्घकालीन अवधि में ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेटल डिसऑर्डर हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आदि उत्पन्न होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें शारीरिक प्रभाव के बारे में, तो उच्च शोर के कारण मनुष्य में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। वे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप, उत्तेजता, हृदय रोग, आँख की पुतलियों में खिंचाव, तनाव, पाचन तंत्र में अव्यवस्था, मानसिक तनाव। ठीक है, ऐसे कई सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब अगर हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण को हम किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं का समाधान कई तरीकों से किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए 3 संघटक होते हैं: ध्वनि और शोर के स्रोत, ध्वनि शोर के माध्यम तथा और 3 ध्वनि शोर से प्रभावित होने वाले वस्तु। अतः इसमें से किसी एक या सभी संगठनों के स्तर पर ध्वनि प्रदूषण को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें 2 पक्षों को शामिल कर सकते हैं: शोर और ध्वनि की तीव्रता को कम करना, नियंत्रण करना। ध्वनि एवं शोर की तीव्रता को कम करने के लिए कई तरीकों एवं युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे ध्वनि के अवशोषण करने वाले सामग्री। ठीक है, ऐसे सामग्री जो कि ध्वनि को कम कर सकते हैं द्वारा मशीनों को चारों ओर से घेर कर मशीनों के चलने से उत्पन्न शोर और तीव्रता को कम किया जा सकता है। ध्वनि तथा शोर के तीव्रता को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए निम्न पदार्थों का उपयोग करना चाहिए: मोटर वाहनों में बहुध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, और कारखानों को शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि ऐसी दिक्कतें ना आए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।